सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं म्यूरियाटिक एसिड। ये एक ऐसी मेडिसिन है विच हैज़ अ डेफिनेटिव स्फीयर ऑफ एक्शन। मतलब कि बहुत ही पर्टिकुलर केसेस होंगे जिसमें आप म्यूरियाटिक एसिड को यूज़ करोगे और जहाँ पे आपको इसकी इंडिकेशन मिलती है इट विल वर्क सो वंडरफुली। ठीक है, तो वही 3-4 किताबें कंसिडर करेंगे और मेन फोकस की नोट्स पे रहेगा। ठीक है, एलेंस की नोट्स पे। सबसे पहले डॉक्टर बोरिक में से इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। द एसिड हैज़ एन इलेक्टिव एफिनिटी फॉर द ब्लड। अब देखो, ब्लड वर्ड ना याद रख लो। म्यूरियाटिक एसिड में 3 वर्ड याद रख लो, हेमरॉइड्स, ब्लड एंड टाइफॉइड। ये 3 म्यूरियाटिक एसिड के मेन वर्ड्स हैं। अगर आपको ये 3 आते हैं तो आपको पूरी म्यूरियाटिक एसिड आती है। अभी देखो, इन तीनों वर्ड्स पे ये पूरी रेमेडी ऐसे रिवॉल्व करेगी। ठीक है, तो द एसिड हैज़ एन इलेक्टिव एफिनिटी फॉर द ब्लड producing a septic condition similar to that found in low fevers with high temperature and great prostration। अब ये कौन से फीवर की बात कर रहे हैं? टाइफॉइड टाइप जो फीवर होता है या स्कारलेट फीवर होता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, पेशेंट बिकम सो वीक, इतना ज़्यादा डेबिलिटी। अब एसिड्स में डेबिलिटी तो बहुत ही कॉमन सी बात है, बट म्यूरियाटिक एसिड में इतनी डेबिलिटी हो जाती है कि वो बेड पे ऐसे स्लाइड करके पूरा नीचे तक आ जाता है। ठीक है, तो ये एक पिक्यूलियर सिम्टम है इसका। आप सिर्फ पेशेंट को देख के ही बता दोगे कि इसमें इतनी ज़्यादा लेवल की डेबिलिटी हो गई है कि ये स्लाइड डाउन कर रहा है बेड पे। सो ये कुछ ऑब्जर्वेशन होती है जो आप देख सकते हो। की नोट्स डायरेक्टली आपको दिखेंगे, हर बार की नोट पेशेंट बोलेगा नहीं, कुछ आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ फ्लूइड्स। अब कौन से फ्लूइड्स का डिकम्पोजिशन? बेसिकली ब्लड की बात कर रहा है। ठीक है, इनवॉलेंट्री स्टूल्स वाइल पासिंग यूरिन, हेमरेजेस, माउथ एंड एनस आर चीफली अफेक्टेड। देखो, माउथ एंड एनस, अभी मैंने आपको बताया था हेमरॉइड्स याद कर लो, तो एनस इज द डेफिनेटिव स्फीयर ऑफ एक्शन ऑफ म्यूरियाटिक एसिड। याद रखना, अभी हम एमएल टाइलर से इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, तब भी आप देखना, उसमें भी उन्होंने सबसे पहली लाइन में ही कहा है कि एनस इज द चीफ सीट ऑफ एक्शन ऑफ म्यूरियाटिक एसिड। ठीक है, सो बोरिक के इंट्रोडक्शन में तो सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था। अब हम ना सबसे पहले डॉक्टर एमएल टाइलर की बुक से इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद की नोट्स पे चलेंगे। तो ना डॉक्टर एमएल टाइलर की बुक में जब हम देखेंगे तो इसमें वो इंट्रोडक्शन में ही कहती है, म्यूरियाटिक एसिड इज़ नॉट अ रेमेडी दैट वन हैज़ ऑफन हैड टू यूज़ एक्सेप्ट एट टाइम्स फॉर एनल कंडीशंस। देखो, पहली लाइन में कह रही है कि एनल कंडीशंस के अलावा हम ऑफन इसको यूज़ नहीं करते। तो मैंने आपको इसीलिए शुरुआत में बोला था बहुत डेफिनेटिव इसका एक्शन है, और कुछ ऐसी पैथोलॉजीज, कुछ ऐसी क्लिनिकल कंडीशंस आपको मिलेंगी जिसमें आपको म्यूरियाटिक एसिड प्रिस्क्राइब करनी होगी एंड इट विल स्टैंड लाइक अ ब्राइट लाइट। आपको बिल्कुल दिख जाएगा कि ये म्यूरियाटिक एसिड का केस है और आप इजीली पहचान जाओगे, इजीली प्रिस्क्राइब कर दोगे। बस आपको जो चीज़ें भी मैं बता रहा हूँ, जो ड्रग पिक्चर आपको सिखा रहा हूँ, वो अच्छे से सीखनी है। ठीक है, therefore to picture it one must quote extensively, trying to bring out its peculiar features which are quite distinctive and make appeal for this powerful remedy। देखो, इसको पावरफुल रेमेडी भी कहा है क्योंकि पेशेंट जो बहुत वीक है उसको आप जब म्यूरियाटिक एसिड दोगे ना, वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा, बहुत ही अच्छा। आप कुछ ही दिनों में देखोगे कि वो वापस से अपनी स्ट्रेंथ गेन कर रहा है। जो इतने दिन से टाइफॉइड फीवर में था या किसी भी लॉन्ग लास्टिंग फीवर में था, लो ग्रेड टाइप फीवर में था, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ ड्रेन हो गई है, उसमें डेबिलिटी आ गई है। डेबिलिटी इज़ अ कॉमन फीचर ऑफ एसिड्स। तो एसिड ग्रुप का कॉमन फीचर है वो डेबिलिटी आ गई है। जब आप देखोगे कि वो अपनी उस डेबिलिटी को छोड़ के स्ट्रेंथ गेन कर रहा है आपकी मेडिसिन से, सो इट विल बी अ गुड थिंग। ठीक है, when called for even in alarming and threatening disease or phases of disease, तो बहुत वंडरफुल रेमेडी है। फेरिंगटन हैज़ अ मोस्ट इल्यूमिनेटिंग चैप्टर ऑन द एसिड्स। अब डॉक्टर एमएल टाइलर कहती हैं कि डॉक्टर फेरिंगटन की कंपैरेटिव मटीरिया मेडिका में सबसे अच्छा लिखा हुआ है एसिड्स के बारे में, और इसमें वो डिस्टिंग्विश करता है मिनरल और ऑर्गेनिक एसिड्स के बीच में। वो कहते हैं मिनरल एसिड्स जो होते हैं वो इरिटेबिलिटी और डेबिलिटी साथ में, मतलब वीकनेस, प्रोस्ट्रेशन और इरिटेबिलिटी तीनों प्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो वेजिटेबल एसिड्स होते हैं वो वीकनेस विदाउट इरिटेबिलिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो जो जितने भी एसिड्स होते हैं वो पिक्यूलियर डेबिलिटी प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए हम इन सभी एसिड्स को कैसे फीवर्स में प्रिस्क्राइब करते हैं? लो ग्रेड फीवर्स में,
जिनके अंदर डेबिलिटी होती है, जिनके अंदर ब्लड का डिकम्पोजिशन होने लगता है। अब ब्लड का डिकम्पोजिशन होगा तो क्या होगा, ब्लड ही हमारी बॉडी में हर चीज़, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन दोनों का ट्रांसपोर्टेशन करता है। अगर इन दोनों का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो क्या होगा, डेबिलिटी, कमज़ोरी आने लग जाएगी बॉडी में, है ना। तो ये जो डेबिलिटी आई है ये ब्लड के डिकम्पोजिशन की वजह से ही आई है। तो आपको धीरे से बस ये समझना है कि कैसे सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। आपने वो कनेक्शन बना लिया तो फिर बहुत ईजीली आप ये रेमेडी प्रिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। अब डॉक्टर क्लार्क कहते हैं कि जो टेस्टें हैं उन्होंने म्यूरियाटिक एसिड को एग्नस और हायोसाइमस के साथ रखा है, और एग्नस और हायोसाइमस, जैसे आपको पता है हायोसाइमस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ है हमारी फॉर टाइफॉइड लाइक फीवर्स, तो उसके साथ रखा है। तो म्यूरियाटिक एसिड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। और नाइट्रिक एसिड की तरह म्यूरियाटिक एसिड एक एंटीडोट भी है टू मर्क्यूरियल अफेक्शंस। मैंने कुछ दिन पहले आपको नाइट्रिक एसिड पढ़ाई थी, उसमें मैंने बताया था सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, तीनों मैज़म, और साथ में अगर किसी को मर्करी का एब्यूज़ या मर्क्यूरियल अफेक्शंस हुए हो, किसी को ओवरडोजिंग ऑफ मर्करी हुई हो, तो उसमें नाइट्रिक एसिड बहुत अच्छा काम करती है। तो वैसे ही म्यूरियाटिक एसिड भी है, ठीक है। देन म्यूरियाटिक एसिड not only corresponds to low febrile states, it also meets many of their sequel। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीवर के टाइम पे काम आएगी, बाद में जब फीवर ख़त्म हो गया उसके बाद डेबिलिटी हो रही है, स्ट्रेंथ वापस ही नहीं आई, भूख ही नहीं लग रही, या फिर कमज़ोरी लगातार बढ़ती जा रही है, पतला होता जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में मतलब द सीक्वल ऑफ लो ग्रेड फीवर्स, इसमें भी म्यूरियाटिक एसिड आपके काम आएगी। और क्या सीक्वल हो सकते हैं, जैसे डेफनेस हो सकता है, ओटाइटिस हो सकता है, एंड ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स भी हो सकती हैं, तो इनमें भी म्यूरियाटिक एसिड आपका साथ देगी। डॉक्टर रिचर्ड ह्यूजेस राइट ऑफ म्यूरियाटिक एसिड, इट्स स्फीयर ऑफ एक्शन में बी सेड टू बी अ लो फिब्राइल कंडीशन। लो फिब्राइल कंडीशन जहाँ पे ब्लड का डिकम्पोजिशन तो हो ही रहा है, साथ में अल्सरेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड एक्जिमा ऑफ नेबरिंग क्यूटेनियस सर्फेसिस, ठीक है। अल्सरेशन है और एक्जिमा है नेबरिंग क्यूटेनियस सर्फेसिस का। देन डॉक्टर ग्विंसी जिन्होंने कीनोट मटीरिया मेडिका बनाई है, और कीनोट्स का कॉन्सेप्ट सबसे पहले डॉक्टर ग्विंसी ने दिया था, तो उन्होंने कहा है कि जो टाइफॉइड और लो ग्रेड के फीवर में लोग होते हैं हु कैन नॉट बियर साइट और थॉट ऑफ मीट, जिनमें यूरिन कॉपियसली डे एंड नाइट बहते जा रहा है, ठीक है। इट एस्केप्स व्हेन पासिंग विंड, इवन जब कोई फ्लैटस पास कर रहा है तो उसमें भी यूरिन अनकॉन्शियसली पास हो रहा है। इन केसेस के अंदर हमें म्यूरियाटिक एसिड सोचनी है। कैन नॉट यूरिनेट विदाउट बाउल्स मूविंग, मतलब कि यूरिनेट ही नहीं कर सकता, यूरिन पास करने जाएगा स्टूल्स भी हो जाएंगे अपने आप। हेमरोइड्स वेरी टेंडर, अब जो हेमरोइड्स होते हैं वो इतने ज़्यादा टेंडर होते हैं कि इट कैन नॉट इवन बियर अ शीट, मतलब एक पेपर की शीट या एक नैपकिन तक बियर नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा टेंडरनेस होती है हेमरोइड्स में, म्यूरियाटिक एसिड में, ठीक है। ही स्लिप्स टू फुट ऑफ बेड एंड मस्ट बी ऑफन लिफ्टेड, सो मस्ट बी ऑफन लिफ्टेड। अब डॉक्टर फेरिंगटन ने जैसे हमें बताया था कि म्यूरियाटिक एसिड एक बहुत ईजी ड्रग है पढ़ने के लिए, और इसके जो सिम्टम्स हैं वो 2 सीरीज़ में आते हैं। पहली सीरीज़ ऑफ सिम्टम होते हैं मेंटल और नर्वस डिस्टर्बेंसेस, जिसमें पेशेंट इरिटेबल होता है, पीविश होता है, और सारे सेंसेस बहुत एक्यूट हो जाते हैं। लाइट फोटोफोबिया होगा, नॉइज़ बिल्कुल बजिंग और रोरिंग कर देंगे ईयर्स में, और एग्रेवेट कर देंगे हेडेक को, और टेस्ट भी अबनॉर्मली एक्यूट होगा। तो ये सारे फर्स्ट ग्रेड सिम्टम। देन नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, थक जाएगा, एंक्शियस अबाउट समथिंग रियल और इमेजिनरी, वही डेलीरियम वाली स्टेज आ जाएगी। ब्रेन ऐसा लगेगा फट गया है या ब्रेन पे चोट लग गई है, ब्रेन फील स्टोन और ब्रूज, और अनकॉन्शियस हो जाएगा, डेलीरियम में चला जाएगा। टंग जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, श्रंकन हो जाएगी, नैरो और पॉइंटेड हो जाएगी। तो ऐसा लगेगा जब वो बोलेगा कि ऐसा लगेगा जो मुंह में जीभ है वो एक लेदर के पैड की तरह पड़ी हुई है। द कैरेक्टर, हाँ, और एक और चीज़ होगी कि जो थर्ड पल्स है वो इंटरमिट होगी, थर्ड पल्स स्किप हो जाएगी। अब थर्ड पल्स अगर स्किप हो रही हो तो उसमें होती है म्यूरियाटिक एसिड, अगर फोर्थ पल्स इंटरमिट हो रही हो तो उसके अंदर होती है कैलकेरिया आर्स, और अगर थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ, मतलब कि फिफ्थ पल्स अगर इंटरमिट हो रही हो तो उसके अंदर होती है डिजिटैलिस। तो आप ये याद रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। थर्ड पल्स इंटरमिट हो रही है तो म्यूरियाटिक एसिड, फोर्थ हो रही है तो कैलकेरिया आर्स, और थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ हो रही है तो डिजिटैलिस, ठीक है।
सो ये था अबाउट इंट्रोडक्शन फ्रॉम ड्रग पिक्चर्स ऑफ एम.एल. टाइलर। देन अब म्यूरियाटिक एसिड का स्फीयर ऑफ एक्शन देख लेते हैं डॉक्टर C.M. बोबर की बुक से। तो इसके स्फीयर ऑफ एक्शन में ब्लड आता है, मसल्स आते हैं, हार्ट आता है, एनस, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, माउथ, टंग एंड ब्रेन। ठीक है, ब्लड, मसल्स, हार्ट, एनस। देखो ब्लड आ रहा है सबसे पहले, फिर मसल्स में भी हार्ट और एनस। अभी हमने पढ़ा कि थर्ड बीट इंटरमिट हो रही थी, थर्ड पल्स इंटरमिट हो रही थी, तो हार्ट की मसल्स अफेक्ट होगी तभी तो ऐसा होगा। देन एनस, हेमरोइड्स हो रहे थे, है ना। म्यूकस मेम्ब्रेन्स, मैंने अभी आपको बताया था अल्सरेशन हो जाती है इसमें, क्योंकि जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इरिटेबिलिटी भी कॉज करते हैं, साथ में प्रोस्ट्रेशन भी कॉज करते हैं। और माउथ और टंग और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो अफेक्ट होगी, देन टंग अफेक्ट होगी एंड देन ब्रेन। सो डेलीरियम वाली स्टेज आ गई थी ना, मैंने अभी आपको बताया सेकंड फेज में डेलीरियम वाली स्टेज आ जाएगी, तो उसमें क्या अफेक्ट हो रहा है, ब्रेन ही तो अफेक्ट हो रहा है। सो ये था इसका स्फीयर ऑफ एक्शन। अब देखते हैं इसके की नोट्स। वैसे एलिन्स की नोट्स में बहुत छोटी सी दे रखी है म्यूरियाटिक एसिड, बट मैंने आपको इसके जो बाकी बुक्स में जितना भी दे रखा था इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सारी बता दी। सो शुरू करते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना म्यूरियाटिक एसिड, HCl, है ना। टाइफॉइड फीवर में प्रूवर डॉक्टर हेनेमैन है, याद रखना, डॉक्टर हेनेमैन ने ही बहुत सारी अच्छी जो रेमेडीज़ हैं उनको प्रूव किया है। और डॉक्टर हेनेमैन ने जिन रेमेडीज़ को प्रूव किया हमें पहले वो आनी चाहिए। वो 99 ड्रग अगर हमारी कमांड में है तो समझ लो आपकी 70% प्रैक्टिस ऑलरेडी डन है। उसके बाद जो बाकी 30% है वो आपकी एक्सीलेंस पे, आपकी नॉलेज पे, आपके एक्सपीरियंसेस पे और बाकी सारी पूरी मटीरिया मेडिकास पे डिपेंड करता है। बट जो ये पॉलीक्रेस जो डॉक्टर हेनेमैन ने प्रूव की हैं ये इतनी वेल प्रूव्ड है ना, क्योंकि डॉक्टर हेनेमैन के बाद इनको रेपिटेडली वेरीफाई किया गया है। डॉक्टर हेरिंग, डॉक्टर हेनेमैन, इनकी जो प्रूव की हुई ड्रग्स हैं वो रेपिटेडली वेरीफाइड है, उनका क्लिनिकल वेरिफिकेशन बहुत बार हो चुका है। सो ये ऐसी हैं जिनको आप आँख बंद करके यूज़ कर सकते हो अगर आपको सिम्टम सिमिलैरिटी मिल रही है तो, एंड यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट्स। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि आप कंसिस्टेंटली रिजल्ट दो किसी भी प्रैक्टिस में। तो कंसिस्टेंसी के लिए आप पहले उन ड्रग्स को अच्छे से समझो जिनको हमारे स्टॉलवर्ड्स डॉक्टर हेनेमैन, डॉक्टर केंट, डॉक्टर हेरिंग, इन सब ने जिनको क्लिनिकली प्रूव किया है, क्लिनिकली वेरीफाई किया है या फिर इनकी सही में प्रूविंग की है, तो उनको पहले आप पढ़ो। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या म्यूरियाटिक एसिड इसका नाम है। देन अडेप्टेड टू पर्सन विद ब्लैक हेयर, डार्क आइज एंड डार्क कॉम्प्लेक्शन। कॉन्स्टिट्यूशंस तब के लिए इंपॉर्टेंट है जब इन पे ज़्यादा एम्फेसिस दे रखा हो। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन का काम बस ये होता है कि इस तरह के लोगों में सबसे बेस्ट काम करेगी। इसका मतलब ये नहीं है आप बाकी किसी में इसे दे नहीं सकते, इसका मतलब ये है कि इस तरह के लोगों में, इस कॉन्स्टिट्यूशन के लोगों में बेस्ट काम करेगी, बाकी में भी ये काम करेगी, उतना ही करेगी, बट इसकी थोड़ी सी इफेक्टिवनेस कम होगी एज़ कम्पेयर टू दीज टाइप ऑफ पीपल। इसमें ये बिल्कुल एक्सीलेंट काम करेगी, ठीक है, ऐसा। देन मेंटल जनरल्स, इरिटेबल, मैंने आपको बताया 2 तरीके से होता है ना, इसमें मेंटली 2 फेसेस आते हैं। इरिटेबल, पीविश, डिस्पोज टू एंगर एंड चैगरिंग, जैसे नक्सवामिका के गुस्सा आ जाए, कोई बीमार होगा तो उसे गुस्सा ही आएगा ना। रेस्टलेसनेस एंड वर्टाइगो। देन डिजीज ऑफ एन एस्थेनिक टाइप विद मॉर्निंग, अनकॉन्शियसनेस एंड फ्रेटफुलनेस। वही टाइफॉइड की बात कर रहा है जिसमें डेलीरियम में क्या होगा, मॉर्निंग होगी, अनकॉन्शियसनेस होगी, फ्रेटफुलनेस होगी। फिजिकल जर्नल्स में ग्रेट डेबिलिटी, एज सून एज ही सिट्स डाउन, एज जैसे ही बैठेगा वो उसकी आंखें बंद हो जाएंगी और वो ऐसे बेड पे स्लाइड डाउन कर जाएगा। और लोअर जॉ हैंग्स डाउन। कैन नॉट बियर द थॉट और साइट ऑफ मीट, नाइट्रिक एसिड की तरह, कैन नॉट बियर द थॉट और साइट ऑफ म्यूट, ठीक है। देन माउथ में मैलिग्नेंट अफेक्शंस ऑफ माउथ, अल्सर्स हो जाएंगे। अब इसको ना पॉइजनिंग से आप रिलेट करके पढ़ लो, ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। किसी ने एसिड पी लिया तो क्या होगा, अल्सर्स हो जाएंगे मुंह में, तो वही अल्सर्स हो रहे हैं म्यूरियाटिक एसिड में। टाइफाइड के केस में भी कभी कभी अल्सर्स मिल जाते हैं, बट वो डीपर इन द GI ट्रैक्ट मिलते हैं। बट यहाँ पे देखो malignant affections of mouth studied with ulcers, deep perforating, having a black or dark base, offensive foul breath, intense prostration, then diphtheria, scarlatina और cancer। तो देख रहे हो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडी है। इट कैन इवन बी यूज्ड इन कैंसर, क्योंकि यहाँ एलेन्स की नोट्स में लिखा हुआ है। देन GIT में देखेंगे तो अल्सरेशन विथ फंगस लाइक ग्रोथ एंड स्यूडो लाइक मेम्ब्रेनस डिपॉजिट्स ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स।
देन माउथ एंड एनस आर चीफली अफेक्टेड, द टंग एंड स्फिंक्टर एनाई आर पैरालाइज्ड। देखो टंग पैरालाइज्ड है और स्फिंक्टर एनाई पैरालाइज्ड है। जो एनस है वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव है विद और विदाउट हेमरॉइड्स, क्योंकि इसका डेफिनेटिव स्फीयर ऑफ एक्शन है एनस। तो चाहे हेमरॉइड्स हो चाहे ना हो, एनस जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है एंड इज सोर ड्यूरिंग मेंसेस। मेंसेस के टाइम पे सोरनेस है। हेमरॉइड्स जो होंगे ब्लू होंगे, सोलन होंगे, सेंसिटिव एंड पेनफुल टू टच। और बच्चों के अंदर अगर आ जाएं, सडनली हेमरॉइड्स हो जाएं बच्चों के अंदर, too sore to bear the least touch, even it cannot bear the least touch, even the sheet is uncomfortable, ठीक है। और prolapse while urinating, मैंने आपको बताया था ना, cannot urinate without being the bowels move, bowels के मूव किए बिना ये यूरिनेट नहीं कर सकता। तो जब बॉयल मूव करेंगे तो जो हेमरॉइड्स हैं वो बाहर तो आ ही जाएंगे, प्रोलैप्स हो जाएगा, है ना। देन डायरिया, स्टूल इनवॉलेंट्री वाइल यूरिनेटिंग, फिर से वही सिम्टम आ गया, स्टूल इनवॉलेंट्री वाइल यूरिनेटिंग ऑन पासिंग विंड, इवन पासिंग द फ्लैटर्स कैन कॉज स्टूल्स, जैसा एलोज में होता है। कैन नॉट यूरिनेट विदाउट हैविंग द बॉवल्स मूव एट द सेम टाइम, ठीक है, याद रखना, कैन नॉट यूरिनेट विदाउट हैविंग द बॉवल्स मूविंग एट द सेम टाइम। यूरिन पासिस स्लोली, यूरिन स्लोली पास कर रहा है। ब्लैडर वीक है, मस्ट वेट अ लॉन्ग टाइम, हैज़ टू प्रेस सो डैट द एनस प्रोट्रूड्स, और उसको प्रेस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है यूरिन पास करने के लिए। ब्लैडर वीक है और बहुत समय तक रुकना पड़ता है, मस्ट वेट अ लॉन्ग टाइम। देन कैन नॉट बी अ लीस्ट टच नॉट इवन ऑफ शीट ऑन जेनाइटल्स। तो ये जो हाइपरेस्थीसिया है जेनाइटल्स का, ये म्यूरेक्स में भी आपको देखने को मिलता है। मैंने प्लैटिना पढ़ाई थी, उसमें भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो हाइपरेस्थीसिया, म्यूरेक्स, प्लैटिना, म्यूरियाटिक एसिड, ऐसी रेमेडीज़ में देखने को मिल रहा है, ठीक है। पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट इज फेल्ट इन द फेस। अब अभी मैंने स्फीयर ऑफ एक्शन पढ़ाया था और हार्ट पढ़ाया था आपको, तो पैल्पिटेशन अगर होगी हार्ट में वो इतनी ज़्यादा होगी कि इट कैन बी फेल्ट इन द फेस, ठीक है। देन इसका जो डेफिनेटिव स्फीयर ऑफ एक्शन है वो आ गया टाइफॉइड और टाइफस फीवर। देन डीप स्टूपिड स्लीप, अनकॉन्शियस वाइल अवेक, जग रहा होगा फिर भी उसे होश नहीं है आसपास क्या चल रहा है। लाउड मोर्निंग और मटरिंग, टंग जो होगी कोटेड होगी एजेस से, और श्रंकन ड्राई, लेदर लाइक पैरालाइज। मैंने आपको ये सिम्टम भी पढ़ाया था कि टंग इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, ऐसा लगेगा मुंह में एक लेदर पैड है। इनवॉलेंट्री फीटेड स्टूल्स वाइल पासिंग यूरिन, और इनवॉलेंट्री स्टूल्स हो जाएंगे वाइल पासिंग द यूरिन। स्लाइडिंग डाउन इन बेड, बेड पे लेटते ही स्लाइड डाउन कर जाएगा। एंड पल्स इंटरमिट्स एवरी थर्ड बीट, ठीक है। तो ना म्यूरियाटिक एसिड, बैप्टीसिया जैसी जो ड्रग्स हैं इनको ना साथ में पढ़ा करो। साथ में पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा कि कैसे इन दोनों को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो और कौन से केस में म्यूरियाटिक एसिड यूज़ कर सकते हो, कौन से में बैप्टीसिया। देन फ्रेकल्स एंड एक्जिमा सोलैरिस, तो स्किन पे फ्रेकल्स और एक्जिमा सोलैरिस अगर हो जाए। फॉलोज वेल आफ्टर ब्राइनिया के बाद अच्छा काम करती है, मर्क्यूरियस के बाद अच्छा काम करती है, रस्टॉक्स के बाद। रस्टॉक्स तो आपको पता ही होगा टाइफॉइड में यूज़ होती है। मर्क्यूरियस भी बहुत अच्छी रेमेडी है, जो बहुत सारे पॉलीक्रेस्ट है, बहुत सारे केसेस में हम यूज़ करते हैं। उसके बाद म्यूरियाटिक एसिड आप यूज़ कर सकते हो। इवन बैड इफेक्ट्स ऑफ मर्करी के लिए भी म्यूरियाटिक एसिड यूज़ कर सकते हो। क्योर्स द मस्कुलर वीकनेस, मस्कुलर वीकनेस को क्योर करती है अगर किसी ने बहुत ज़्यादा ओपियम और टोबैको ले लिया हो, ठीक है। और एक मैंने ना इसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है, आई डोंट नो अभी मैंने कहाँ से लिखी है, बट किसी ना किसी स्टॉलवर्ट की बुक से है। इट कम्स नियरर टू कार्बोवेज देन एनी अदर रेमेडी। तो जो म्यूरियाटिक एसिड है ये कार्बोवेज के पास जाती है, कार्बोवेज से सबसे ज़्यादा पास है, बिल्कुल सिमिलर है कार्बोवेज की तरह। तो अब आपको ढूंढना है कि ये कहाँ पे लाइन लिखी हुई है और इसका मतलब क्या है। वैसे इसका मतलब तो बेसिकली यही होगा, जितने लेवल की डेबिलिटी हमें कार्बोवेज में देखने को मिलती है ना, उसी के अराउंड लेवल की डेबिलिटी हमें म्यूरियाटिक एसिड, और जो थोड़ी बहुत सिम्टम पिक्चर है मैच कर रही है ना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट म्यूरियाटिक एसिड, और हमने इसको पूरा कवर कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए ड्रग के साथ।